नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी कवर करेंगे कि पॉलिटी का जो है प्रैक्टिस सेट जो है 14 देखेंगे और ये जो क्लास होगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव है वो सभी जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर का चयन करते चलेंगे। और यदि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जितना बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी होगी। तो चलिए जो है इसी के साथ जो है आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे, इस जो है प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण जो है टॉप 10 प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपके विगत वर्ष के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसमें भी से देखा जाए तो टीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, तो पहले प्रश्न में पूछा गया क्या गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं? विकल्प पहला दिया है संसद द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री द्वारा, तीसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति द्वारा और अंतिम विकल्प दिया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र होते हैं, तो इसको जो है बढ़ाने का कार्य कौन करती है? तो इसको जो है संसद द्वारा जो बनाए गए कानून के द्वारा ही जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। और यदि बात किया जाए तो संविधान का एक आर्टिकल है और उस आर्टिकल का नाम है 138 है। तो अनुच्छेद 138 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में जो है भारत की जो संसद होती है वह क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। और इसी के क्रमागत देखा जाए तो संविधान का एक आर्टिकल है 139 है और 139 में कहा गया है कि भारत की जो संसद है यह क्या कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। तो यहाँ पर आपको जानकारी होना चाहिए कि संविधान का एक आर्टिकल है 32 है और आर्टिकल 32 में कहा गया है कि यदि उपरोक्त आपके जो 5 मौलिक अधिकार हैं इनका हनन होता है या इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सीधे कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार की रिट दायर करती है जिसमें से आपने पढ़ा होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा का लेख। इन 5 रिटों के अलावा भी यदि संसद चाहती है तो आर्टिकल जो है 139 के तहत जो है रिट की अधिकारिता में भी वृद्धि कर सकती है। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न था, इस पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट देखते हैं कि जो दूसरा विकल्प दिया है प्रधानमंत्री द्वारा दिया है। तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि संविधान का एक आर्टिकल है 75 और आर्टिकल 75 में यह कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह बहुमत दल वाले नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो वह ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो है 6 माह के अंतर्गत जो है संसद की निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्यता लेनी होगी। और अगला जो विकल्प है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति की यदि बात किया जाए तो संविधान का एक आर्टिकल है 52। तो आर्टिकल 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान
किया गया है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पहले प्रश्न की जो व्याख्या है एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें पूछा गया है कि यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो निषेधाधिकार क्या है, आपको बताना है। और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ विकल्प हैं, जैसे कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में दिया है सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट। दूसरा विकल्प दिया है आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट। और तीसरा विकल्प है महासचिव के लिए वोट। और अंतिम विकल्प है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को समझना है कि यूएनओ, हाँ, यूएन जो है, यूएन में देखा जाए तो सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने स्थायी देशों को शामिल किया गया है सुरक्षा परिषद में। तो इसमें जो है 5 स्थायी देश को शामिल किया गया है। और इसमें 5 स्थायी देशों में से देखा जाए तो कौन-कौन से देश हैं, तो पहले देश का नाम क्या आता है, चीन आता है। और दूसरे देश का नाम फ्रांस आता है। तीसरे देश का नाम रूस है। और अंत में जो है संघ है। और इसके बाद ब्रिटेन है। इस तरीके से 5 जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी देश हैं। और निषेधाधिकार का तात्पर्य क्या होता है, तो जो विकल्प डी है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की गई कार्यप्रणाली, अर्थात विकल्प जो डी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन जो 3 है इसमें पुट किया गया है क्वेश्चन की भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, आपको बताना है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के विषय में पूछा गया है। और विकल्प में जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे क्या क्या दिया है। 2009 दिया है, 2006 दिया है, 2005 दिया है और 2010 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न की जो है थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। तो आप सभी को यहाँ पे समझना है कि जो सूचना का अधिकार है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था। तो सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार पारित हुआ था। और जो सूचना का अधिकार है ये लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार लागू हुआ था। और प्रथम सूचना आयुक्त जो है आपके कौन थे, तो उनका नाम है वजाहत हबीबुल्ला। हबीबुल्ला जो है प्रथम सूचना आयुक्त थे। और यदि देखा जाए कि वर्तमान में जो है सूचना आयुक्त जो है वर्तमान में कौन है, तो उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो है ये वर्तमान में सूचना आयुक्त हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि यदि कोई भी व्यक्ति चाहता है तो लोक प्राधिकरण से संबंधित किसी भी रिपोर्ट को जो है सूचना आयोग से प्राप्त कर सकता है। और जो सूचना आयोग होता है, तो सूचना आयोग को जो है 30 दिन के भीतर जो है उस व्यक्ति को सूचना देना आवश्यक है। यदि सूचना आयोग ऐसा नहीं कर पाती है, तो सूचना आयोग को प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये पे करना पड़ेगा। और इसकी जो अधिकतम राशि होती है, तो जो सूचना आयोग है वह 25,000 से अधिक पे नहीं करेगा। और इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि ये जो प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो विकल्प जो बी है यही राइट आंसर हो जाएगा, 2005 हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। और यहाँ पर विकल्प है, पहले विकल्प में दिया है संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता। अगला विकल्प है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अगला विकल्प है बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अगला विकल्प है किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा।
यदि हम इस प्रश्न की जो है व्याख्या करते हैं, तो यहाँ पर पहले विकल्प में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है, इसका जो मेंशन किया गया था आर्टिकल जो है आर्टिकल पार्ट 1 के जो है चा में जो है संपत्ति के अधिकार का मेंशन किया गया था। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, तो इसको जो है 44वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया है, तो इसको वर्तमान में जो है संविधान के किस आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो वर्तमान में इसको आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया है। और यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान के किस भाग में आर्टिकल 300 का है, तो संविधान का जो है भाग 12 है, इसी में क्या है आर्टिकल 300 का है। और यदि हम वर्तमान स्थिति में बात करते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वर्तमान में कैसा अधिकार है, तो ये कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। और इसी तरीके से बात किया जाए कि संपत्ति का जो अधिकार था, इसका मेंशन संविधान के किस आर्टिकल में और किया गया था, तो संविधान का एक आर्टिकल था 31 में इसका उल्लेख किया गया था। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को इस प्रश्न की व्याख्या जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसका जो आंसर हो जाएगा पहला विकल्प जो है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा डॉट डॉट को संबोधित करना होता है। पहला विकल्प दिया है भारत के प्रधानमंत्री को, दूसरा विकल्प है लोकसभा के सभापति को, तीसरा विकल्प है भारत के राष्ट्रपति को, और अंतिम विकल्प है भारत के उपराष्ट्रपति को। आप लोग बताएं कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है यह जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। चलिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पर आप सभी को एक स्मरण जानकारी होनी चाहिए कि संविधान का दोस्तों एक आर्टिकल है 93, और आर्टिकल जो 93 है, तो आर्टिकल 93 में ही यह बताया गया है कि लोकसभा का जो स्पीकर या जो अध्यक्ष होता है यह अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है या जो लोकसभा का उपसभापति होता है, इसी को ही ये अपना त्यागपत्र सौंपता है। और यहाँ पर आप सभी को जानना आवश्यक है कि लोकसभा अध्यक्ष या जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 ईयर्स का होता है। और यदि ये इसके पहले भी चाहते हैं तो स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र क्या होता है कि जो अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को अर्थात उपसभापति को दे सकता है, और जो उपसभापति होता है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प बी हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें पुट किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स जो है इसको किसने कहा था कि बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर देय एक चेक की तरह है। यह कथन किसने कहा था आपको बताना है। तो विकल्प में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, प्रोफेसर के टी शाह दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं आपके आंसर का। चलिए चलिए आप लोग बताते चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम व्याख्या करें। देखिए पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, तो ये संघ संविधान एक समिति बनाई गई थी। संघ संविधान समिति कहें या संघ शक्ति समिति कहें, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और बी एन राव जो थे संविधान सभा के क्या थे, ये संवैधानिक जो है सलाहकार थे। बी एन राव जिनका पूरा नाम है सर्वेंगल नाथ राव है। और अगला जो दिया है बी आर अंबेडकर दिया है। तो बी आर अंबेडकर जो थे संविधान सभा की प्रारूप समिति, या इसी को कहते हैं ड्राफ्ट कमेटी, या इसी को कहते हैं पांडुलिखन समिति, या इसी को कहते हैं मसौदा समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वी आर अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है तथा इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है। फिलहाल उपरोक्त में जो कथन दिया गया था, तो इस कथन को किसने कहा था, तो प्रोफेसर के टी शाह ने कहा था। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछा गया है कि बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं।
विकल्प में दिया है वित्त आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, वित्त मंत्रालय दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए यहाँ पर बजट के विषय में यदि बात किया जाए तो बजट का जो मेंशन किया गया है तो संविधान का एक आर्टिकल है 1112 है, अर्थात 112 में जो है बजट के विषय में उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर विकल्प में जो पहला दिया है वित्त आयोग, तो संविधान का अनुच्छेद 280 है। अनुच्छेद 280 में कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और इस तरीके से एक विकल्प में दिया है योजना आयोग दिया है। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था संविधान में कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को जो है योजना आयोग का गठन जो है आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो पीएम जो होता है प्रधानमंत्री, यही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। फिलहाल यहाँ पे जो आपसे प्रश्न किया गया था कि बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं, अर्थात विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, तो प्रश्न पूछा गया है कि किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है, आपको बताना है। और यहाँ पर देखा जाए तो विकल्प में दिया है भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या उत्साधन के विषय में देखा जाए तो संविधान का जो आर्टिकल है 169 है, इसमें बताया गया है। और इसका जो आंसर होगा विकल्प जो डी है वही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं, किस देश से हैं, आपको बताना है। विकल्प में दिया है दक्षिण कोरिया, भारत, पुर्तगाल, अमेरिका दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर का क्या होगा। और यदि देखा जाए कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो उनका नाम है, जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे, एंटोनियो गुटेरस। थोड़ा सा टफ नाम है ना, एंटोनियो गुटेरस जो है ये यूएनओ के वर्तमान महासचिव हैं। और ये किस देश के रहने वाले हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि भारत में आने वाला प्रथम व्यापारी कंपनी कौन थी, तो पुर्तगाल ही थी। और विकल्प जो भी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रश्नों की श्रृंखला की जो है अंतिम क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जैसा स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था। विकल्प में दिया है गोलकनाथ केस दिया है, मिनर्वा मिल्स केस दिया है, केशवानंद भारती केस दिया है, एसके गोपालन केस दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि ये जो वाद हुए हैं ये वाद कब कब हुए थे, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गोलकनाथ जो वाद है ये 1967 में हुआ था। और जो मिनर्वा मिल्स वाद है ये कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। और जो केशवानंद भारती वाद हुआ था तो ये कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। और इस तरीके से देखा जाए कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था, तो विकल्प जो पहला है गोलकनाथ केस में उठाया गया था, अर्थात ये पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास में शायद हमने अंतिम प्रश्न को कवर किया। तो एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यदि आप सभी विद्यार्थी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए यदि आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।